हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। कंडक्टेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हमने आज की क्लास में भी कंडक्टेंस पढ़ना है। कंडक्टेंस में बहुत सारी नई टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसी ही टर्म्स की आज हम बात करेंगे। भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेंगे वो क्या डिफाइन होती है? हमारी मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर से क्या टर्म बनता है? मोलैरिटी का। इसका मतलब 1 मोल हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और उसको हम डिफाइन कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी से। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्बडा एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एम बोले तो मोलैरिटी। के क्या है यहाँ पे भाई? के हमारी कंडक्टिविटी है, 1000 एम हमारा है भाई मोलैरिटी। तो के की यूनिट क्या होती है? देखो साइमन पर सेंटीमीटर, यहाँ 1000 क्या है भाई? लीटर वॉल्यूम है। मोलैरिटी की क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई? साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ये होती है हमारी किस चीज की यूनिट भाई? मोलर कंडक्टिविटी की। जैसे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी वाला टर्म है वैसे ही हमारे पास एक और टर्म आता है, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। किसकी? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की। मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? 1 मोल की। ये क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की। किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन रखती हैं, ये हम एक थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ये होता है भाई लैम्बडा इक्विवेलेंट से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या होता है? के कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वो क्या था? मोलैरिटी। यहाँ पे क्या है? नॉर्मेलिटी। अब क्या मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आपस में कोई कनेक्शन होता है? तो इस कनेक्शन से अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखो पहले हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है भाई? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। और हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या मैं नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकती हूँ? क्योंकि मोलैरिटी तो यही डिफाइन होता है। नॉर्मेलिटी को क्या डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मैंने इस नॉर्मेलिटी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोई डिफरेंस है तो वो किस चीज का है? देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लैम्बडा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई एन फैक्टर इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलैरिटी। अब ये पूरी टर्म तो किसके बराबर है भाई? मोलर कंडक्टिविटी के। तो हमारा क्या हो गया भाई? लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इनटू एन फैक्टर किसके बराबर है? मोलर कंडक्टिविटी के। तो क्या ये रिलेशन निकल गया मेरा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में? अगर मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी तो डायरेक्ट हम एन फैक्टर लगा के भी क्या निकाल सकते हैं? लैम्बडा इक्विवेलेंट। अगर उल्टा गिवन होगा, लैम्बडा इक्विवेलेंट गिवन होगा तो हम लैम्बडा एम भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एन फैक्टर का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। अब यहाँ देखो किन किन से इनको इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का या डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट होता है? देखो कंसंट्रेशन क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप कंसंट्रेट करोगे मतलब उसमें सोल्यूट वाला पार्ट ज्यादा डालोगे तो वो कंसंट्रेशन बनेगी। अगर आप सॉल्वेंट वाला पार्ट ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डाइल्यूशन और
कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट होता है हमारी कंडक्टिविटी या हमारे मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, ये बात पढ़ते हैं। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज होगी और कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, क्योंकि इन दोनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पर मोल के हिसाब से। मोलैरिटी ही क्या होती है, देखो मोलैरिटी में हम कंसंट्रेशन टर्म को लेते हैं। अब वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी तो दोनों आपस में चेंज हो रहे होंगे फॉर श्योर। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है, कब, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पे। फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कह रहा है भाई या तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में कंसंट्रेशन कम होने पे हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, कम होगी। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो 11th क्लास में आपने पढ़ के आए होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से कि इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है जो 100% डिसोशिएट हो जाए, जैसे कि HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, वहां क्या है, कोई ना कोई अमाउंट में हमारा डिसोशिएशन परसेंटेज बच जाता है। ये होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वह 100% डिसोशिएट हो जाएगा। Because number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution। ये क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लो भाई तुम्हारे पास कोई एक बीकर है, उसकी कंसंट्रेशन जो कुछ भी है, ठीक है, अब तुमने कंसंट्रेशन को कम किया। किसको कम किया है भाई, कंसंट्रेशन को तुमने कम किया है। अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है उसमें डाइल्यूशन जो है बढ़ रहा होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा। इसका मतलब उसमें तुमने सॉल्वेंट वाला पार्ट ज्यादा डाला है। अब सॉल्वेंट वाले पार्ट से क्या इफेक्ट हुआ, देखो मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में 50 टाइम्स कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट हो रहा था कोई भी अमाउंट में, ठीक है। अब तुमने इसमें वाटर डाल दिया तो यहाँ जो 50 आयन्स थे 50% में, या कोई भी यूनिट ले लो, जो तुम्हारे पास आयन थे अब तुमने उसको डाइल्यूट किया। तो 50 के साथ जब तुम डाइल्यूशन डालोगे क्या होगा, आयन्स तो अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ गया। अब सॉल्यूशन तुम्हारा 1 लीटर नहीं होके ज्यादा हो गया। तो अगर मान लो मैं बोलूं भाई 50% मेरे पास 1000 के अंदर है, तो मैं एक रेशियो निकाल लूंगी कि 1/200 का मेरे पास एक रेशियो निकलता है। लेकिन अगर उसके अंदर मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, मान लो वो मैंने कर दिया 2000 मिलीलीटर्स या 2 लीटर्स, तो क्या हुआ, इस बार कितने हो गए 1/400। तो रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे हमारी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही क्या हो जाती हैं भाई, डिक्रीज हो जाती हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट यहां से देखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। कब बढ़ती है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जब तुम कंसंट्रेशन को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, या हम क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देखो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, देखो फॉर्मूला क्या था हमारी इसका, K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में है कंसंट्रेशन, या मैं लिख दूं मोलैरिटी, एक ही बात है। तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगी वैसे वैसे मेरा मोलर कंडक्टेंस तो अपने आप बढ़ रहा होगा। अब कंसंट्रेशन कम कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन को बढ़ा रही हूं। इधर देखो ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन containing a given mole of electrolyte also increases। ये क्या बोल रहा है भाई, जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है उसके अंदर
कुछ भी अमाउंट में तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वॉल्यूम दे रखा होगा, जब तुम्हारा क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा होगा, अगर तुम वहां पे डाइल्यूशन बढ़ा दोगे तो मोलर कंडक्टेंस तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तुम्हारे वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो बात समझ में आई कैसे कंसंट्रेशन बढ़ने पे हमारा कंडक्टेंस बढ़ता है और कैसे कंसंट्रेशन घटने पे हमारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इन दोनों से ग्राफ जो है पूछा जाता है। इन दोनों के साथ साथ जो ग्राफ है उसको पढ़ेंगे, पहले हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर एक बढ़िया सारा चीज पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो अभी क्या पढ़ रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी, अब क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब यहाँ क्या है, हम एक कंडक्टिविटी को जीरो पे लेके जाते हैं, अबाउट टू जीरो, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज जीरो, कंसंट्रेशन को हमने कहा ले गए, अप्रोक्सीमेटली जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। होती तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी यही है, लेकिन हम इसको कहां पे ले गए भाई, जीरो कंसंट्रेशन तक ले गए, तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई, जैसे मोलर कंडक्टिविटी को करते हैं उसके ऊपर जीरो का साइन लगा देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी किस पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ पे, कि इलेक्ट्रोलाइट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो काम बहुत आसान है, 100% डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो वहां पे हमें कोई नई चीजों का इंट्रोडक्शन होगा और वहीं पे हम एक नया लॉ पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे कॉलराश लॉ। Based on the nature of molar conductivity of electrolyte, these are classified as strong electrolyte and weak electrolyte। ये क्या बोल रहा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी के नेचर की वजह से हमने इलेक्ट्रोलाइट को दो जगह क्लासिफाई कर दिया। कैसे कैसे कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी की वजह से ही हमने इनको दो जगह क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। क्या होती है, देखो हमारी मोलर कंडक्टिविटी को जब हम कहाँ ले जाते हैं, अबाउट टू कंसंट्रेशन टू जीरो, तब हमारी आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लैम्बडा एम क्या है भाई, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा एम टेंड्स टू जीरो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, और ए यहाँ पे है कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उसके हिसाब से हमारा ए का जो वैल्यू है वो डिफर करता जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम इसके लिए एक बढ़िया सा ग्राफ। देखो ये क्या है मेरा मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है मेरी कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ग्राफ बना रखा है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से शुरू हो रही है भाई, जीरो से शुरू हो रही है, और किसी एक कंसंट्रेशन पे देखो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी थी तो यहाँ क्या था भाई, कंसंट्रेशन कुछ थी, फिर यहाँ मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी तो कंसंट्रेशन इतनी थी, लेकिन जीरो पे होने के बाद जब हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन जीरो हुई तो मोलर कंडक्टिविटी किधर चली गई भाई, जीरो की तरफ। ये काम कब हुआ, ये काम हमारा हुआ जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कंसंट्रेशन जीरो पे होने के बाद मोलर कंडक्टिविटी टेंड्स टू जीरो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। पर अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे किसका होता है CH3COOH का, इस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है स्ट्रॉन्ग वीक होता है, 100% डिसोशिएट नहीं होता। जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो कुछ अमाउंट में इसका परसेंटेज जो है बच जाता है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, देखो जीरो पे पहुंचता ही नहीं है, मतलब कभी भी भाई इसकी कंसंट्रेशन जीरो पे पहुंचती ही नहीं है, कंडक्टिविटी जीरो पे पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि 100% डिसोशिएट ही नहीं होगा तो कंसंट्रेशन जीरो कैसे होगी। तो इस बात को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाए। इस बात को डिफाइन करने के लिए अब इसको कैलकुलेट तो करना ही था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक नया ग्राफ आया, एक नया लॉ आया। कौन सा लॉ आया भाई, कॉलराश लॉ।
कोलराज लॉ को हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखो C टेंड्स टू 0 जब V क्या है हमारा वॉल्यूम इनफाइनाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये लैम्बडा m किसके बराबर पहुंच गया, अगर हमारा वॉल्यूम कंसेंट्रेशन कहां पहुंच गई, 0 पे। तो अगर हमारी कंसेंट्रेशन 0 पे पहुंच गई तो हमारा लैम्बडा m किसके बराबर हो गया भाई, लैम्बडा नॉट m के। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गई। बिल्कुल सही बात है। देखो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो a√c इज इक्वल्स टू 1। कांस्टेंट इसका ग्राफ आया था, अब भी हमने देखा इसका ग्राफ बिल्कुल कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग केस पे आया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है सिर्फ। लैम्बडा m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्बडा m नॉट या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय एक्सप्लॉइटेशन लॉ। मतलब इस लॉ के थ्रू हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या कंसेंट्रेशन 0 होगी वहां हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए ही हमने बोला कि कोलराज लॉ का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अब कोलराज लॉ क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ sum of the individual contribution of the anion and the cation of the electrolyte। क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, पर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखो कोई भी हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा नेगेटिव पार्ट भी होगा। तो कैटायन और एनायन के सम को अगर उनके डिसोसिएशन सम को अगर हम ऐड करें तब हम क्या निकाल सकते हैं, उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कितना डिसोशिएट हुआ, 100% डिसोसिएशन होता है, तो आराम से हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटायन का अलग एनायन का अलग और दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। फॉर NaCl, अब बताओ NaCl के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे, लैम्बडा m नॉट फॉर Na प्लस दोनों को सम करेंगे Cl माइनस का। यहाँ क्या हुआ, कैटायन का और एनायन का दोनों का ऐड कर लिया, दोनों का ऐड करने पे हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। If an electrolyte on dissociation gives V positive cation and V negative anion, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम गिवन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, लैम्बडा m नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है भाई, कैटायन का 0 कंसंट्रेशन पे वैल्यू क्या आएगी, कैटायन की 0 कंसंट्रेशन पे, यहाँ एनायन की 0 कंसंट्रेशन पे क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। लैम्बडा m नॉट एंड लैम्बडा नॉट नेगेटिव कैटायन एंड एनायन आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसके लिए ना एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो मुझे क्या गिवन है, लैम्बडा m नॉट फॉर NaCl मुझे गिवन है, लैम्बडा नॉट m फॉर HCl भी मुझे गिवन है। मुझे क्या पूछ रहा है, NaAC पूछ रहा है और साथ में HAC पूछ रहा है। देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, एक टर्म है जो गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है भाई, इनके डिसोसिएशन से हमें ये नई टर्म बनानी है। अब कैसे भी बनाए, हमें ये टर्म बनानी है। क्या करेंगे, जो फाइंड करना है वो हमारा इधर आ गया। अब देखो HAC कैसे कैसे बन सकता है, तुम ये सोचो, H है यहाँ पे और AC किस में है भाई, AC हमारे इस वाले टर्म में है, NaC वाले में। इसका मतलब इन दोनों से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। किस किस को ऐड कर दे, लैम्बडा नॉट m NaAC में से AC मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, और यहाँ पे लैम्बडा नॉट m HCl में से हमें H मिल जाएगा, ये H मिल जाएगा, ये AC मिल जाएगा, मतलब HAC तो हमें मिल गया। अब एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, ये देखो एक्स्ट्रा है हमारे पास Na और Cl, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार NCERT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल इनकी वैल्यूज रख दो।
NaC की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 91 प्लस HCl की वैल्यू क्या गिवन है 425.9 माइनस क्या करना है 126.4, वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो 425.9 और 91 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0.9611 और ये हो गया 5 माइनस में 126.4, इसको सेपरेट कर लेते हैं 126.4 को, देखो क्या वैल्यू आएगी 5.09 और ये 490.5, ये हमारा 390.5 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी भाई ये 390.5, लैम्बडा नॉट M4HAC। कितना सिंपल है, जो निकालना है उसको देखो कहाँ कहाँ से वो हमें मिल सकता है। हमने क्या किया, कैटायन का अलग लिखा, एनायन का अलग लिखा और जो नहीं चाहिए उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे हमें क्या हुआ, कैटायन और एनायन की वैल्यूज अलग अलग आने से हम कैसे भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो सब का हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ कंडक्टेंस से। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Ka से। अब मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम्हें गिवन है A डिसोशिएट हुआ B और C में, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई C, इसकी कितनी हुई 0 और 0। अब किसी भी टाइम T पे इसकी कंसंट्रेशन मान लो कितनी कम हो गई भाई 1 माइनस अल्फा जो है इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यहाँ पे कितनी थी कंसंट्रेशन C, कितनी कम हो रही है अल्फा, यहाँ अल्फा कम हो रही है मतलब यहाँ अल्फा बनेगी। तो कैसे लिखते हैं भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की क्या है 1 माइनस अल्फा इंटू C। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई इस डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, C क्या है कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिग्री में वो डिसोशिएट हो रहा है, ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे भी देखो न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं Ka की वैल्यू से सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स उठ के आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से देखो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की हम क्या कैलकुलेट करनी है, सॉल्युबिलिटी कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस आर सैचुरेटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कह रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, सैचुरेटेड, मतलब एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहां पे अब आप उसका सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर सकते, हम उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए भाई लैम्बडा एम मतलब देखो डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट पे पहुंच चुका है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इक्वल हो गए। एम क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी को ही क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। लैम्बडा एम नॉट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, K इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, या हम क्या लिख सकते हैं भाई सॉल्युबिलिटी को K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन लैम्बडा नॉट एम। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, इनसे पेपर में सीधे सीधे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो क्या गिवन है, 0.01 मोलर मोलैरिटी गिवन है, K इज ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या है भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, K गिवन है और लैम्बडा नॉट एम गिवन है। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड अल्फा एंड K अल्फा। अल्फा पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों टर्म्स तुमसे पूछी गई है। तो यहां से पहले हम देख लेते हैं कि ये अल्फा क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा एम नॉट। अब यहाँ पे देखो लैम्बडा एम नॉट तो गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्बडा एम सी और कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करते हैं, लैम्बडा एम सी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में इसकी कंसंट्रेशन। K कितना गिवन है 3.9
मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कितनी कंसेंट्रेशन है, देखो 0.01, 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। यहां से क्या वैल्यू आ गई लैम्बडा एम सी की 3.9, तो इसको हम यहां रख देंगे। देखो लैम्बडा एम सी कितना आया 3.9, लैम्बडा एम कितना होता है 390, कितना गिवन है 390, ये कितना हो गया भाई 0.01, ये हमारा हो गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल गया। अब हमें क्या और कैलकुलेट करना है के ए के फॉर्मूला क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, सी कितना है 0.01, 10 की पावर -2, अल्फा भी कितना आया भाई 10 की पावर -2, और इसका स्क्वायर है मतलब ये 2 बार लिखना है 1 माइनस अल्फा। अब देखो इसके लिए 1 के लिए ये वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, तो नेग्लिजिबल हो गया, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो यहां से के की वैल्यू क्या आई भाई 10 की पावर -6, ये हमारा है के और ये हमारा हो गया अल्फा। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, यहाँ हमने कंडक्टेंस के बारे में पूरा पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात आई तो हमने कोलराश लॉ की बात करी, फिर हमने क्या देखा यहाँ भाई कैटायन और एनायन दोनों के लिए हमें अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू।